हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट के जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके ही अपने एग्जाम में जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन तो तैयार करना ही है। समय कम है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है जिसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। 100% की पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि आएंगे, लेकिन 90% की पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस इतना वास्ट है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते रहे उन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपके पास है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर और दिन रात क्यों होते हैं? देखिए, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? ऑप्शन दिया गया है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारे पास सूर्य है। ठीक है, दूसरा हमारा छोटा गोला सूर्य है और ये बड़ी वाली हमारे पास पृथ्वी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पे घूमती है, अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। तो इसे घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो प्रकाश की किरण पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जो है जिस भाग पर पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और पीछे जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे रात होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका मतलब कि पृथ्वी क्या कर रही है? दिन रात मतलब प्रतिदिन नित्य वो क्या कर रही है? घूम रही है। तो दैनिक गति के कारण जो है यहाँ पे दिन और रात हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दैनिक गति के कारण। तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को मैं बता देता हूँ, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसमें देख लीजिए, मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। सही ऑप्शन क्या होगा आप सभी को बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। 4 नंबर प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा की बात की जाए तो ये हिंद महासागर में बनती है। आप सभी को पता होगा कि जो महासागर हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मतलब महासागर की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारे पास 5 महासागर होते हैं। और अमूलहास धारा की बात की जाए तो ये हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, तो अमूलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पृथ्वी का। देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके पास है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो क्रोड की बात करें, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला जो भाग है ना, उसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। और ये जो क्रोड होता है वो बना होता है फेरस यानी कि लोहा और निकेल से। किससे? फेरस और निकेल से बना होता है, यानी लोहा और निकेल से बना होता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जस्ता, ये गलत है। निकेल और तांबा गलत है। लोहा और जस्ता गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपको नीचे मिलेगा, लोहा और निकेल। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के निचले मतलब पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्रोड पाया जाता है और क्रोड जो होता है लोहा और निकेल का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैग्नीज जिसे हम Mn कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? Mn कहते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। और बात की जाए पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे है रूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रूसी संघ जो है ये मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का? आप सभी को बताना है। प्रश्न है हमारे पास ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि कोयला का उत्पादक देश जो है अमेरिका है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इनमें से सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ओसाका को याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। किसकी बात कर रहा है, डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी की बात कर रहा है। तो इसकी संस्था का स्थापना किसने किया था। स्वतंत्रता के समय की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इसकी स्थापना किए थे। तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गदर की बात कर रहा है, गदर मतलब क्रांति की बात कर रहा है। तो 1857 में क्रांति किसके द्वारा हुई थी। आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने इस क्रांति को उपजाया था। ठीक है, और इसमें ऑप्शन देखिए लॉर्ड कैनिंग, पहला ऑप्शन देखिए संयोग से पहला ऑप्शन ही आपका सही भी हो जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने जो है इस संस्था आर्य समाज ने इसे दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करें तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो ऑप्शन में है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने और सेबी जिसे एसईबीआई कहते हैं इसने या अन्य। तो आप सभी को याद रखना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की बात जब भी किया जाएगा तो सेबी ने इस संस्था को स्थापित किया है। ठीक है, किसने, सेबी ने किया है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक आपको बता देता हूँ, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर और करवार कक्ष की बात कर रहा है, ये वनस्पति किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में जो है ये कुंडापुर और एवं करवार कक्ष की जो वनस्पति है ये स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने ये है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी इसकी बात की जाए तो देखिए ऑप्शन में तो कावेरी नदी पहला ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद से नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर जो है ये बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 17 नंबर है कि यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके बोला जाता है। ठीक है, तो यूके में शामिल है, क्या क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड ये शामिल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये शामिल नहीं है क्योंकि इसका मैच नहीं बैठ रहा है। स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये इसका मैच बैठ रहा है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पहला और सी वाला यानी ए वाला और सी वाला सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होगा
यहाँ पे दिया गया है ए और सी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को बसाने की बात की जा रही है तो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी यानी सिकंदर लोदी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 19 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ये किस संदर्भ में लिया गया है? पुराण से लिया गया है या जातक कथा से या मुंडको उपनिषद से या महाभारत से? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडको उपनिषद जो है यहाँ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के निचले भाग में जो उत्कीर्णित है सत्यमेव जयते, ये वहीं से लिया गया है, यानी कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राही ब्राही कहते हैं, देवनागरी और हायरोग्लाइफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लिपि है, बात की जाए अशोक के शिलालेख की लिपि की, तो वो लिपि जो है ब्राह्मी में है। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी को सारे लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहू निम्नांकित यानी निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, तो बिहू की बात की जाए तो बिहू जो है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। तो आप याद रखिएगा कि असम का जो लोकप्रिय उत्सव है उसका नाम है बिहू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था और उन्हीं ने इसका उल्लेख किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन की जब भी बात करेगा तो आप याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा गया था? देश का लौह पुरुष। ऑप्शन है सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। इनको लौह पुरुष कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ऑप्शन है हिटलर ने, जीना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। तो इनमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल जो है इसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा चर्चिल ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे इनमें से किनसे अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये लियो टॉलस्टॉय कौन थे भाई जिससे गांधी जी भी प्रभावित थे? ये कौन व्यक्ति थे? तो आप सभी को बता देता हूँ, 19वीं सदी के ये रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय जो थे एक 19वीं सदी के एक प्रमुख लेखक थे। ये कहाँ के थे? रूस के थे। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो आप सभी को याद होना चाहिए 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे पास है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से मतलब कौन विख्यात है, किनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जो नहीं है उसका बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में से 3 जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, बाकी एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुवर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, और एक ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, इसकी सीमा जो है चीन की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है। तो बात की जाए जनगणना की, तो राष्ट्रीय जनगणना जो है 10 वर्ष के बाद होती है। तो आप याद रखिएगा, यानी कि हमारी पहली जो इससे पहले की जनगणना है 2011 में, उसके बाद से 2021 में जनगणना हुई थी, यानी कि 10 साल का टाइम लगता है। ठीक है, तो 10 साल बाद जो है हमेशा क्या होता है, राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका असम में। ठीक है, तो काजीरंगा की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय पार्क जो है असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध आयात और डेयरी विकास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास जो है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। आप सभी को बताना है कि उत्तम मिट्टी कौन सी है धान की खेती के लिए। ठीक है, तो धान की खेती के लिए बात की जाए तो दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है धान के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ठीक है, तो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित कौन सा शहर है? तो पहला ऑप्शन है आपका नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल को हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से भी ये मशहूर है, इसे जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है। ठीक है, जिस प्रकार से गणितज्ञ होता है, गणित को जानने वाला, उसी उद्योगपति को औद्योगिक विज्ञ कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? हरित क्रांति के श्रेय को, यानी कि भारत में हरित क्रांति की श्रेय जिस सुविख्यात कृषि को जाता है उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि आर वेंकटमन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, लिखा गया है दूसरा ऑप्शन में कि सीताकांत महापात्र, ये भी ऑप्शन गलत है। और उसके बाद से लिखा गया ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये हरित क्रांति के सुविख्यात जो है क्या थे, जो औद्योगिकज्ञ होते हैं वो थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है राणा प्रताप सागर संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो जो राणा प्रताप सागर है ये जल विद्युत से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, किससे प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है अधिकतम किस दिन को होती है? 4 जुलाई को। याद रखिएगा 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका है इस वीडियो का। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते की बात की जाए तो ये उपनिषद से तो लिया गया है, लेकिन किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद और कठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका मुंडक उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से जो है ये सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? देखिए, सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि सबसे पहले जो है हिंदू किसने कहा था, यानी हिंदू का प्रयोग किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। तो इनमें से सही ऑप्शन याद रखिएगा आप कि भारत को सबसे पहले हिंदू शब्द से प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ठीक है, कौन किया था? अरबों ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिंध में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में मिला था। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंध में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? जो महात्मा गांधी थे 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। ठीक है, 1915 ईस्वी में आने के बाद से इन्होंने जब चंपारण जिला की तरफ भ्रमण किया तो वहाँ पे ये देखे कि किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वहाँ पे ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। चूँकि ये आए थे 1915 में और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुई? तो कहाँ हुई थी? चंपारण में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी सत्याग्रह की बात की जाएगी तो चंपारण में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो सी का क्या, मैं तो पूरा वही फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीबीएस जो होता है क्या होता है, ये सभी आप सबसे पहले समझ लीजिए। जो सीबीएस होता है, ये जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उन सभी को नेटवर्क करने वाला, यानी कि इन सभी का एक नेटवर्किंग होता है, वही जो है सीबीएस कहलाता है। ठीक है, तो सीबीएस का फुल फॉर्म होता है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सी से कोर, बी से बैंकिंग, एस से सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा कि सी का जो पूर्ण रूप होगा वो हो जाएगा कोर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 नंबर है कि ओएमआर का फुल फॉर्म है क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न आपके सभी के सामने है 5 नंबर, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यानी कि ओएमआर का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। तो ओएमआर का फुल फॉर्म जो होता है, हमेशा याद रखिएगा ऑन मनी रीडर, ये नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगला ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ओएमआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 6 नंबर प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद की बात करें तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष और सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, देवबंधु की उपाधि संबंधित है। देवबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी कि किसको देवबंधु की उपाधि प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर पहला है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास को जो है देवबंधु की उपाधि मिली है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देवबंधु की बात जब भी करें तो ये चित्तरंजन दास को ये उपाधि मिली हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सही ऑप्शन हो जाएगा 1943 में। कब दिया था इन्होंने? 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहा था दिल्ली चलो। ठीक है, तो कहाँ नारा दिया था दिल्ली चलो का? सिंगापुर में दिया था। किस ईस्वी में दिया था? 1943 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी और इरविन का जो समझौता था ये किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है गांधी इरविन समझौता ये संबंधित था। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च को, और 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है ये शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। चौरी चौरा नाम जो है प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में है। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये बात किसने कहा था? क्या कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिए गए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 13 नंबर है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा की बात कीजिए तो इसकी लिपि क्या होती है आप सभी को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देवनागरी लिपि, सिंधी लिपि, गुरुमुखी लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है जो पंजाबी भाषा होता है इसकी लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? ठीक है, किस लिपियों का सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी। तो इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है इसे जो है लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सिंधु काल के, वैदिक काल के, गुप्त काल के और मौर्य काल के। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु काल की जो लिपि है, सिंधु काल की जो लिपि है इस लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जैन सूत्र में लिपियों की बात की जाए तो लिपियों की संख्या 18 है। ठीक है, तो 18 लिपियों की संख्या, तो 18 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी कह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत की जो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा जो है यानी तमिल भाषा, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी हिंदी भाषा बोले जाने वाले भारतीयों का कितना प्रतिशत, यानी भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है हिंदी भाषा बोलती है? ऑप्शन दिए गए 50%, 40%, 45% और 55%। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का 45%। ठीक है, 45% जो जनता है ये हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है, हिंदी भाषा बोलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आप सभी के सामने, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की बात करें तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजराती, मराठी, पुर्तगाली ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कोंकणी भाषा जो है गोवा में बोली जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में। देखिए प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ठीक है, तो देव भाषा किस भाषा को कही जाती है? ऑप्शन दिया गया हिंदी में, हिंदी भाषा को, खड़ी भाषा को, संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा को जो है देव भाषा के नाम के से भी जाना जाता है।
थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। एक बार सभी लोगों को बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है वो प्राचीन काल के किस राजा से है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है ये किस राजा के नाम पे पड़ा है। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोक मौर्य। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती के नाम पर। मतलब ये भरत चक्रवर्ती एक ऐसे राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारा देश का नाम जो है भारत पड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़े शहर की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होगा मुंबई सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पूरे भारत में सबसे बड़ा शहर मुंबई को माना जाता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़े राज्य की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा राज्य आप याद रखिएगा राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आप सभी को पता होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न नीचे मिलेंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी देख लीजिए और बाकी जो पता है उसका तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं आप सभी के, आप देख ही सकते हैं भारत में जो है 28 राज्य हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो ये आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। पूरे विश्व की नहीं बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे चौड़ी नदी की बात की जाएगी, लंबी नदी अलग होती है मतलब गंगा है, चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे ऊंचे मीनार कौन सा है, यानी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है भारत की। पहला ऑप्शन दिया गया है चार मीनार, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। इनमें से सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार जो है भारत का सबसे बड़ा मीनार है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबे बांध की बात कर रहा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का। ऑप्शन नंबर पहला है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो बात कीजिए सबसे लंबे बांध की तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबे बांध का नाम है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सुरंग के बारे में पूछ रहा है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। पहला ऑप्शन है चेनानी नैसारी सुरंग, दूसरा ऑप्शन है जवाहर सुरंग, तीसरा ऑप्शन है मलीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का पहला ऑप्शन। सबसे लंबी सुरंग की बात की जाएगी तो चेनानी नैसारी सुरंग जो है ये सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, कौन मूर्ति जो है सबसे ऊंची है। पहला ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब, पहला ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, दूसरा ऑप्शन है हम्पी, तीसरा ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी और कामतेश्वर। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सबसे ऊंची मूर्ति भारत की बनकर के तैयार हुई है। आप सभी को बता देता हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, यानी कि किस महापुरुष की मूर्ति है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है और ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है और कब स्थापित हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1917 में, 1915 में, 1916 में और 1925 में। तो देखिए सबसे पहला महिला विद्यालय था SNDT। कौन था, SNDT महिला विद्यालय। ठीक है, ये महिला विद्यालय सबसे पहला महिला विद्यालय है SNDT और ये स्थापित हुआ था
सन 1916 में, ठीक है, किस ईस्वी में? 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 12 नंबर की, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, दूसरा है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और तीसरा है वनस्थली विद्यापीठ और LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि SNDT जो है ये महिला विद्यालय सर्वप्रथम महिला विद्यालय बना हुआ था, ठीक है। तो पहला महिला विद्यालय जो है SNDT महिला विद्यालय है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 13 नंबर प्रश्न। क्या है? प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, आप सभी को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कमलजीत संधू और दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम और बिछेंद्री पाल। तो देखिए एशियाई खेलों की बात कर रहा है, तो इसमें जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कमलजीत सिंधु जो है, यानी कमलजीत संधू जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है, एशियाई खेलों में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की पहली महिला थी उनका नाम सभी को पता होगा, बिछेंद्री पाल, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? प्रथम महिला IPS की बात कर रहा है। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, IPS। तो ये प्रथम IPS कौन थी महिला में? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी और मदर टेरेसा। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला IPS थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के पहले महिला राज्यपाल की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल की बात जब भी करेगा तो सरोजिनी नायडू होंगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहला ऑप्शन है उषा भारती, सुष्मिता सेन, तीसरा ऑप्शन है M फातिमा बीबी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो प्रथम महिला न्यायाधीश हैं यही हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी यानी जज थी वो M फातिमा बीबी थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया गया आप सभी के सामने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया और ये इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 20 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आप सभी को याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? कौन से कप की बात कर रहा है? सुल्तान अजलान शाह कप की बात कर रहा है। ये किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, दूसरा नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया, ठीक है। तो सचिन
सचिन तेंदुलकर ने जो अपना 100वां शतक लगाया था, 100वां शतक को किसके खिलाफ लगाया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए, जो सचिन तेंदुलकर था 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। और इस मैच में यानी एशिया कप हुआ था 2012 में, उसी में ये खेला गया था और उसी में जो है सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ 100 रन यानी 100वां शतक बनाया था। ठीक है, उसके बाद से भारत का यह मैच जो है 5 विकेटों से हारा गया था, मतलब हार गया था भारत। ठीक है, तो इस मैच में भारत हार गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक इसी में पूरा किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एग्रीकल्चर साठ किस खेल से संबंधित है? ठीक है, किस साठ की बात कर रहा है? एग्रीकल्चर साठ। तो आप सभी को याद रखना है कि एग्रीकल्चर साठ जो होता है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र बिजदार। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केडी जाधव। ठीक है, तो केडी जाधव आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ओलंपिक का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, ओलंपिक का मतलब होता है निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो ये कंसिस्टेंसी जो है इसे ओलंपिक कहते हैं। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, एस विजय लक्ष्मी की बात करें तो ये क्या खेलती हैं? ये चेस खेलती हैं, चेस की प्लेयर हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेस की प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एस विजय लक्ष्मी जो है चेस खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध जो है निशानेबाजी से है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी है जो निशानेबाजी में है? तो मसूद वलीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मसूद वलीम जो है ये निशानेबाजी के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। पहला है बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस। इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? ये हमें बताना है कि इनमें से कौन से खेल जो है सिंगापुर ओपन में होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि सिंगापुर ओपन में बैडमिंटन भी होता है, बॉलिंग भी होता है, गोल्फ भी होता है और टेबल टेनिस भी होता है। तो यानी कि चारों ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही है। जब चारों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ठीक है, सैंडी स्टार्म की बात करें तो ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है। संदीप पाटिल हैं, ये एक क्रिकेटर हैं और इनकी आत्मकथा है सैंडी स्टार्म। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है उसे डेविस कप कहा जाता है, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी एक टूर्नामेंट होता है, उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है हाफ मैन कप, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें फेड कप, ये भी ऑप्शन जो है ये सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फेड कप है महिलाओं का टूर्नामेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस तरीके से पुरुषों के लिए डेविस कप होता है टूर्नामेंट में, उसी तरीके से महिलाओं के लिए टूर्नामेंट फेड कप होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है। ठीक है, तो यूएसए यानी जिसे अमेरिका कहते हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जूडो। जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है,
आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले क्रिकेटर हैं वो है सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले जो है दिया गया था ये इनाम। कौन सा इनाम, कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस पुरस्कार को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसको मैं फिर से जूम कर लेता हूं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड को जो है क्रिकेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 24.66 फीट। ठीक है, याद रखिएगा, फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 24.66 फीट होती है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई की बात की जाए तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 20.12 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 20.12 मीटर होती है। ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 20.12 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है। ठीक है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी को याद होना चाहिए 38 इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्ले की जो अधिकतम यानी कि बैट की जो अधिकतम लंबाई होगी वो 38 इंच होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। मिताली राज की बात की जाए तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन है। ठीक है, टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे जो गेंदबाज है वो है हमारे पास हमारे भारत के अनिल कुंबले। ठीक है, कौन है, अनिल कुंबले हैं। तो अब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल कुंबले। ठीक है, तो ये हैं अनिल कुंबले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन है, पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है। पोलो का खेल जो है भारत में किस राज्य में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, मणिपुर में जो है पोलो का खेल अत्यंत प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। तो वर्ग की बात की जाए शतरंज में तो वर्ग जो होते हैं 64 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस की बात कर रहे हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिकेट में जमीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो जमीन से स्टंप की ऊंचाई की बात करें तो जमीन से स्टंप की ऊंचाई जो होती है 28 इंच होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस की बात की जाए तो ओलंपिक दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जून को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 26 नंबर, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीवी सिंधु, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है सुनील कुमार। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सुनील कुमार जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी 27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो
खो खो खेल में किस उपकरण की आवश्यकता होती है? पद की, और कोड की, मापन टेप की और टाइपर की, ठीक है, टाइमर की। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खो खो में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, देखिए साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? साइना नेहवाल किस खेल की प्लेयर है, ये हमें बताना है। तो देखिए आप सभी को बता देता हूँ, सानिया मिर्ज़ा की बात करें, सानिया मिर्ज़ा साइना नेहवाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेयर हैं। साइना नेहवाल जो हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। किस खेल की? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता? ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड किसने 4 वर्षों तक लगातार बार जीता था? तो कौन ऐसा प्लेयर था? तो आप सभी को याद रखना है कि लियोनेल मेसी जो थे, ये लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर कप जीतते रहे, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल के प्रचलन की बात करें तो तुर्कियों ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्क ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए मेघालय राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था? मेघालय आपको पता होगा कि इससे पहले जो है, यानी कि 1972 ईस्वी से पहले मेघालय जो था असम का एक छोटा सा भाग था, ठीक है, असम में ही ये था, ठीक है। जब 1972 ईस्वी आया तो इस समय जो है मेघालय को एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो मेघालय जो है कब अस्तित्व में आया? 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार की अगर बात की जाए तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव से किसी मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए, मतलब इसको पेश करने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तब जाके किसी मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसे पेश कहाँ किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पूरी बात को सुनेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, ठीक है। मैं डीपली बताते हुए चलूंगा, ये नहीं कि केवल एक ऑप्शन बताऊंगा और बस खत्म, खेला खत्म, नहीं, सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलूंगा। पूरी बात पर ध्यान से मतलब गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए मुख्य सचिव के बारे में कह रहा है कि कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन हमारे पास ये है और दूसरा कथन ये है, दो कथन दिए गए हैं, हमें इनमें से सही गलत का चुनाव करना है। पहला कथन लिखा गया है, उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जो मुख्य सचिव बनते हैं वो IAS अधिकारी ही होते हैं। अगला है हमारे पास, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं 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 नहीं, मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल पहला जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है। जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है केवल IAS के अधिकारियों में से होती है, ठीक है। तो IAS को ही बनाया जाता है मुख्य सचिव। तो केवल एक जो पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सत्य ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ठीक है, तो निम्न में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, यानी आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किसमें दायर की जाती है? तो रीट याचिका की बात करें कि रीट याचिका किसमें दायर की जाती है, तो ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए मतलब ऑप्शन नहीं कथन है, उच्च न्यायालय में की जाती है। हाँ ये सही बात है कि उच्चतम न्यायालय में जो है रीट याचिका दायर की जाती है। दूसरा है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अलग है और उच्च न्यायालय अलग है, तो ठीक है, दूसरा वाला है। तो ये भी इसमें भी सही है कि रीट याचिका इसमें भी दायर की जाती है। लेकिन जिला न्यायालय में जो है रीट याचिका की बात करें तो जिला न्यायालय में दायर नहीं की जाती, सत्र न्यायालय में भी दायर नहीं की जाती। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि विकल्प कहाँ है? नीचे है,
तो विकल्प पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 1 और 2। तो सही विकल्प जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। दूसरा 1 और 2 जो कथन है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए पीआईएल लागू करने के लिए मतलब सर्वप्रथम जो पीआईएल था ये लागू करने वाले जो हमारे पास न्यायाधीश थे, जो जज थे वो जस्टिस पीएन भगवती जी थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिस पीएन भगवती। तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में है वो जस्टिस पीएन भगवती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सी बात है कि सरकार के खिलाफ भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब वह सरकार के प्रति भी खड़ा हो सकता है, सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल अधिकार है इंसान को। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है भाई? तो यही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है? ठीक है, तो आप सभी को याद करना है कि अनुच्छेद 32 में। आप सभी कभी भी किसी उलझन में फंसिएगा तो कह दीजिएगा कि हमको तुमसे क्या, सरकार से भी लड़ने की मतलब सरकार के खिलाफ भी खड़ा होने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है, तो अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वहाँ पे न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, किसी को भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो पंजाब पुनर्गठन के अधिनियम के तहत जो है, इस नियम के तहत जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद नंबर 370 में जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस के नाम से कहा गया है इसे, तो अनुच्छेद 370 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा को न तो प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, न तो कोई राज्यपाल भंग कर सकता है, न तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। जो भंग कर सकता है लोकसभा को, उसके पास मतलब उसकी शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तो याद रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सर्वाधिक बार कौन सा आपातकाल लगाया गया है? ठीक है, तो कौन सा आपातकाल जो है भारत में सर्वाधिक बार लगाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए जो संवैधानिक आपातकाल है यही जो है भारत में सर्वाधिक बार लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? तो देखिए, भारतीय नागरिकता के लिए जो आवेदन किया जाता है तो इसके लिए आपकी न्यूनतम जो प्रवास होनी चाहिए, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 5 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 वर्ष की आयु जो है ये हमारे पास आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम की बात की जाए तो ये कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में ऑप्शन ये नहीं है तो चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है किसके तहत हुई थी? तो आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है,
तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, किसके तहत हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुई थी 1956 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है। तो मनुष्यों में यातायात का निषेध, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 23 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 23। ठीक है, 23वां अनुच्छेद जो है मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, डाइट किस देश के सांसद का नाम है। तो किस देश के सांसद का नाम डाइट है भाई, तो जापान के देश जो है इसके सांसद का नाम डाइट है। जो हम सांसद कहते हैं अपने देश का, तो इसी तरीके से सांसद जापान में भी है जिसे डाइट बोला जाता है। ठीक है, तो जापान के सांसद का नाम क्या है, डाइट है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन है, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, तो आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको बढ़िया से सारे अधिनियम जो है इसको बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आप मिस्टेक करेंगे, थोड़ा सा आप इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, गलत ऑप्शन सही टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं, याद कर लीजिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान जो है आपके भारत की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ईवीएम में जो प्रत्याशियों की संख्या होती है कितनी हो सकती है, अधिकतम जो संख्या है वो 64 हो सकती है। 64 से अधिक प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 64 प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो बेसिक नॉलेज है। देखिए कह रहा है इसमें कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो हमें कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य करना पड़ेगा। यानी कि हाई कोर्ट में आपको 10 साल कार्य अगर करते हैं, यानी वकील के तौर पर या जज के तौर पर, तब जाके आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष अगर आप उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपकी भी थोड़ी हेल्प होगी और हमारी भी थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, यानी किस वेद से लिया गया है। चारों वेदों का नाम दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की बात की जाए तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो ये किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिया गया पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की जब भी बात करेगा तो इसको स्पष्ट करने वाले का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा दिवस, विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है,
राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर रहा है तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 29 मार्च, दूसरा है 29 अगस्त। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहीं पे आप देख लीजिए, दो ऑप्शन आपके नीचे मिलेंगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका आंसर है कि 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, किस दिन मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो आप सभी को याद रखना है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दी गए 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है 24 फरवरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये जितने दिवस है ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन सभी को लिख रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसके दिवस की बात कर रहा है? हिंदी दिवस की बात कर रहा है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस की बात कीजिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बात कीजिए शिक्षक दिवस की तो आप सभी को ये याद होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस की बात की तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहले में ही है 23 दिसंबर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर प्रश्न है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म दिवस मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस किसके याद में मनाया जाता है 13 फरवरी को? आप सभी को पहले तो ये याद रखना है कि महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किसके याद में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। किसके याद में? सरोजिनी नायडू के। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कमल नेहरू। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर ये रहा, प्रश्न है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी को याद होना चाहिए कि राजीव गांधी जो हैं, राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है वो कब है? 20 अगस्त को है। और 20 अगस्त को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, देखिए पहला है आपके पास संकल्प दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है मनाया जाता है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को किसका जन्म दिवस है? राजीव गांधी का। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाल दिवस किस महापुरुष जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होगा कि बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बाल दिवस जो है इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, और यही ऑप्शन आपका सही भी है। तो उत्तर याद रखिएगा, डॉक्टर विद्याचंद राय जो हैं इनके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये तो ऑप्शन उसी में का था। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल यानी कि सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है, तो ऑप्शन दिया गया है चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, इंडोनेशिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, भारत में। ठीक है, तो भारत यानी हमारे देश में ही जो है डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है, डाकघरों का जाल सबसे बड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है कितनी है, यानी डाकघरों की संख्या लगभग कितनी होगी। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत में डाकघरों की संख्या जो है लगभग 1.5 लाख के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.5 लाख जो है डाकघरों की संख्या है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 18 नंबर। ग्रीन चैनल 1, ग्रीन चैनल 1 क्या है, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल और टेलीफोन सेवा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ग्रीन चैनल जो है ये एक डाक सेवा है, क्या है, एक डाक सेवा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है 1952 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में और 1970 ईस्वी में। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में जो है डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो 1972 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत की बात की जाए तो कितने डाक जोन में इसे विभाजित किया गया है भारत को, तो आप सभी ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 2 जो कि गलत है, बी वाला ऑप्शन है 6 गलत है। आगे देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 8 और 10। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। ठीक है, तो भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है आप सभी के पास दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एम वत्स और चौथा ऑप्शन है अने। तो देखिए यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये 1921 में ये खोज हुए थे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कौन सा शासक था जिसने एक मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के पास बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन अन्य। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक सच्चे जैन मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था, ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है जो तराइन का पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय हैं और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में किनके किनके बीच युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आप सभी के पास 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो आप सभी को याद रखना है जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 5 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति इन्होंने कब से अपनाई थी, तो आप सभी को याद रखना है 1858 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली और हमारे ही देश के नागरिकों के बीच फूट डाल करके लड़वाने लगे
लगे और खुद राज करने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने छठा नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, जो आर्य भारत में आए थे ये कहाँ से आए थे, तो पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा ऑप्शन है पूर्व एशिया से, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय एशिया से और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एशिया से। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से भारत आए थे, केंद्रीय एशिया से भारत आए थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, गुप्त समाज की। ठीक है, तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को याद रखना है गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात आ जाएगा गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तब आप कहेंगे श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, लेकिन गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये किनके बीच हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पानीपत की प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 ईस्वी में और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि ये किनके बीच जो है दूसरा युद्ध हुआ था, जो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये किनके बीच हुआ था, यही हमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कि अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो ये युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में, दूसरा युद्ध पानीपत का, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी, अकबर की। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, अकबर क्या किया था, जीता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि मोहम्मद गौरी जो था कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान का, दूसरा है इराक का, तीसरा है पर्शिया का और चौथा है तुर्की का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार आप सभी लोग चैट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, मुंबई और सूरत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो अपने कारखाने जो है सूरत में ये लोग स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुरंदर दास को। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदर दास को बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम फायान था और वो किसके शासनकाल में आया था, तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के और चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्रथम चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, भारत कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से पुकारा जाता है, किसे जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अकबर को, बाबर को, शाहजहां को और जहांगीर को। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि इन शासकों में से शाहजहां एक ऐसा शासक है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, अंतिम गुरु जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ आरंभ हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और पंजाब में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारंभ है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है शैव संप्रदाय, दूसरा है महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, उसी तरीके से महायान भी एक धर्म है जिसे कनिष्क ने अपनाया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ठीक है, कह रहा है कि ताजमहल की जिसने डिजाइन तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है इस्माइल, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है मोहम्मद हुसैन और चौथा है शाह अब्बास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा जो था ये ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, कह रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो विश्वास रखते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा किसका होगा? ऑप्शन नंबर पहला है कल्कि का, अत्रेय का, मैत्रेय का और नागार्जुन का। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए वाला ऑप्शन कल्कि का। ठीक है, तो बौद्धों पर विश्वास करने वाले मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि अवतार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सम्राट अकबर ने, प्रश्न क्या है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, क्या प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में हुआ था? तो आप सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है मोती महल, दूसरा है हीरा महल, पंचमहल और रंग महल। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस महल का निर्माण करवाया था तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, क्या प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है, कौन सा स्तंभ? लौह स्तंभ जो है, ठीक है, इसे किस राजा ने बनवाया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है यानी लौह स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है इसे बनवाने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ठीक है, महिला शासक की बात कर रहा है, जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी वो कौन थी? पहला ऑप्शन चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है रजिया बेगम, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारत की जो प्रथम महिला शासक बनी थी उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजिया बेगम। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की जो पहली महिला शासक बनी थी वो थी रजिया बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आप सभी के सामने कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, टीपू सुल्तान की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है हैदराबाद का, दूसरा है अहमदनगर का, तीसरा है मैसूर का और चौथा है बीजापुर का। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में? पहला ऑप्शन महमूद गजनवी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक
और महमूद बिन कासिम, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम। ठीक है, तो महमूद बिन कासिम जो है भारत पर यानी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने चौथा प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय समाज को? पहला ऑप्शन है कनिष्कों के द्वारा, दूसरा है हर्ष के द्वारा, तीसरा है समुद्रगुप्त के द्वारा और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आप सभी को याद रखना है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात करें तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था भारतीय साम्राज्य। ठीक है, तो भारतीय साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ठीक है, ये प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को जो है किसने नष्ट किया था अपने आक्रमण के द्वारा? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है सुल्तान महमूद, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है मोहम्मद गौरी। आप सभी को याद रखना है, महमूद गजनवी जो था ये 1025 ईस्वी में 17 बार आक्रमण किया था इसने। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था बिल्कुल। तो ये कौन था? महमूद गजनवी था, यानी कि मतलब इसका नाम सुल्तान महमूद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महमूद गजनवी या आप सुल्तान महमूद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है ताजमहल, अजंता गुफाएं और खजुराहो। इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं जो है ये सबसे प्राचीन जो है स्मारक है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है पशुपति की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या इंद्र की पूजा करते थे? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किस ग्रंथ की बात कर रहा है? त्रिपिटक की बात कर रहा है। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्धों का ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है आप सभी के पास जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का और लास्ट ऑप्शन है आप सभी के पास बौद्धों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक है, तो त्रिपिटक याद रखिएगा ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 9 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, आप सभी को याद रखना है। मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में, द्वितीय लड़ाई जो है 1556 में और तृतीय लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 10 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला ऑप्शन आप सभी को दिया है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद और बक्सर की लड़ाई के बाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो कब गड़ी या कब स्थापित होने लगा? जब पानीपत की प्रथम युद्ध हो गई तब। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। ठीक है,
है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में कब हुई, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किसकी स्थापना? मुगल वंश की स्थापना। ध्यान रखिएगा, मुगल वंश की। पहला ऑप्शन है 1455 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1822 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की जो स्थापना है भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 12 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आप एक देख रहे हैं, ए वाला, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। याद कर लीजिएगा कि प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। देखिए, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला जो है बनवाने वाले का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां और शेरशाह। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग मुझसे बताने से पहले आप लोग कमेंट में लिख चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा, शाहजहां ने। ठीक है, था। वहीं पे बात करें दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसे किसने बनवाया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक देगा तो इल्तुतमिश नहीं देगा, इल्तुतमिश देगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उस कुतुब मीनार की नींव को डालने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि नींव बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उसके पश्चात इल्तुतमिश का शासन आया और इल्तुतमिश ने उस नींव को, यानी कि कुतुब मीनार के नींव को बड़ा किया और उसको पूर्ण करवाया। ठीक है, इसलिए जो है कुतुब मीनार को दो लोगों ने बनवाया। किसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ठीक है, पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री को, ठीक है, धार्मिक मामलों का मंत्री को, मुख्यमंत्री को और न्याय मंत्री को। तो आप सभी को याद रखना है शिवाजी के शासनकाल में जो है पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री को जो है पेशवा बुलाया जाता था, यानी पेशवा कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15 नंबर है, वियना संधि सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 में और 1920 में। आप सभी लोग याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी में जो है वियना संधि हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 16 नंबर है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है तुर्की देश को जो है यूरोप का, यानी यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 17 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। कौन सा प्रश्न है कि जर्मनी का जो है एकीकरण कब हुआ था। आप सभी लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन की बात कर रहा है, ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहा जाता है,
जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है, का जन्मदाता था। जन्मदाता कौन था? एनईपी का, ठीक है, आपको याद रखना है। एनईपी का जो जन्मदाता था, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है स्टालिन, लेनिन और ट्राटस्की, ठीक है। इसमें आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिन, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वो था लेनिन, और इसने 1921 ईस्वी में एनईपी की घोषणा की थी, ठीक है। किसकी घोषणा? एनईपी की, यानी कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। कब किया था? 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न आप सभी का इस वीडियो में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, लाल सेना की बात कर रहा है, इसका गठन जो है किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है ट्राटस्की ने जो है लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राटस्की ने जो है लाल सेना का गठन किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।